नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए आज हम एक और नया प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं जिसमें हम कुल 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। पिछले जो भी वीडियोज़ मैंने पढ़ाए हैं उनसे ही मैंने ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया है और उत्तराखंड के अंतर्गत जो भी लोग VPDO की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए ही ये वीडियो मैंने तैयार किया है उनके सिलेबस के आधार पर। तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो को पढ़कर। और 20 प्रश्न मैंने यहाँ पर लिए हैं, जैसे कि आपकी परीक्षा में भी 20 प्रश्न ही आपसे पूछे जाते हैं, तो उसी के आधार पर ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। अगर आपने प्रीवियस जो मैंने इससे पहले प्रैक्टिस सेट करवाए हैं वो आपने नहीं किए हैं, वो नहीं देखे हैं, तो उन्हें भी आप जाकर ज़रूर देख लीजिए। चैनल पर सारे आपको वो मिल जाएंगे, उनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, देखो कल मैंने आपको पदबंध पढ़ाए थे एक दिन पहले, तो उम्मीद है आपने पदबंध वाला वीडियो ज़रूर देखा होगा। मैंने एक ही वीडियो में पूरा पदबंध आपको समझाया था। तो वो यहाँ पर जो प्रश्न हैं आज, कुछ प्रश्न उसको लेकर के ही हैं, यानी पदबंध पर आधारित हैं। कैसे आपसे प्रश्न पूछेंगे ये आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्यापक ने कहा जो भी कल पढ़कर आएगा उसे इनाम मिलेगा। तो देखो यहाँ पर मैंने आपसे पदबंध वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि आपको पदबंध की पहचान कैसे करनी है। एक पूरा वाक्य आपके पास दिया हुआ है और किसी सीमित क्षेत्र को ही आपके पास अंडरलाइन करके यानी रेखांकित करके दिया हुआ है। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है किसके बारे में, यहाँ तक अध्यापक ने कहा जो, और मैंने ट्रिक भी बताई थी कि आपको पहचान कैसे करनी है। उस वाक्य का जहाँ तक अंडरलाइन दी हुई है उसका अंतिम जो शब्द है उसको हमें लेना है, और वो शब्द कौन सा है, क्या वो संज्ञा शब्द है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है। तो जो भी वो शब्द होगा हम उसको ही उसका पदबंध मानेंगे। तो आप देख पा रहे हैं जो शब्द क्या है, हमारा सर्वनाम है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी यानी कि सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। अध्यापक ने कहा जो, बाकी इसको भी आपको छोड़ देना है और इससे पहले जो से पहले भी जो है उसको भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। जो शब्द आपको पता चल गया कि जो क्या है, सर्वनाम है, तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा सर्वनाम पदबंध, ठीक। अगला प्रश्न ले लेते हैं। देखिए, राकेश गिर गया जिसके कारण वह रेस से हार गया। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एक शब्द है राकेश गिर गया, उसके बाद है रेस से हार गया। तो ये दोनों ही आपको नहीं ध्यान रखना है। आपको कौन सा ध्यान रखना है, जहाँ आपको रेखांकित करके दिया हुआ है, तो जिसके कारण वह। अब इसको कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर भी आपको अंतिम वाक्य जो है, अंतिम शब्द जो है उसको लेना है, तो वह भी हमारा क्या है, सर्वनाम है, तो इसलिए इसे भी हम कहेंगे सर्वनाम पदबंध, ठीक। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं। आपके लिए एक फॉर्मेट तैयार करने में हमें घंटों लग जाते हैं और आप अपने सेकंड का 10वां हिस्सा भी एक लाइक करने में नहीं दे पाते हो, तो ये बहुत गलत बात है। लाइक ज़रूर कीजिए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, पेड़ के नीचे, सॉरी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, नीचे ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। पेड़ के नीचे बैठा हुआ व्यक्ति, व्यक्ति भी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, व्यक्ति आपको वर्तनी शुद्ध करनी है, व्यक्ति बहुत भूखा है। अब देखो ये कौन सा पदबंध होगा, तो आपको क्या देखना है, पेड़ के नीचे बैठा हुआ व्यक्ति, तो व्यक्ति शब्द यहाँ पे क्या है, हमारा संज्ञा शब्द है। मैंने आपको वीडियो में जब पदबंध पढ़ाया था तो वहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार का उदाहरण दिया था। तो व्यक्ति हमारा संज्ञा है, लेकिन आपको व्यक्ति के नीचे अंडरलाइन नहीं दिख रहा है। आपको अंडरलाइन कहाँ दिख रहा है, हुआ, पेड़ के नीचे बैठा हुआ, यानी व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ है, पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। उस व्यक्ति की विशेषता है, वो उसकी पहचान बता रहा है, ठीक है, कि व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ है, पेड़ के नीचे।
तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो इसका मतलब पेड़ के नीचे बैठा हुआ, ये इस व्यक्ति की क्या बता रहा है? पहचान बता रहा है, विशेषता बता रहा है। और यहाँ पर ये हो जाएगा विशेषण पदबंध। ठीक, आप देख पा रहे होंगे ना, तो यहाँ क्रिया दिख रही है। तो जैसे आप इस विधि से भी अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। सर्वनाम भी आपको नहीं दिख रहा है, हुआ शब्द कोई सर्वनाम नहीं है, और संज्ञा शब्द तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के नीचे अगर अंडरलाइन देता तो हम कह सकते थे कि ये संज्ञा पदबंध बन जाता है ना, लेकिन व्यक्ति के नीचे अंडरलाइन नहीं है, उसकी विशेषता, उसकी पहचान जिस शब्द से बताई जा रही है उसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसका मतलब वो क्या है? विशेषण पदबंध हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 हमारा प्रश्न है पीले, पीले ऐसे होगा, पीले कपड़े पहने हुए, फिर व्यक्ति आपको ध्यान रखना है, हुए व्यक्ति मेरे मामा हैं। अब देखो, पीले कपड़े पहने हुए व्यक्ति की विशेषता क्या है कि वो कैसे हैं? पीले कपड़े पहने हुए। तो व्यक्ति को आपको संज्ञा शब्द आपको पता चला और उसके नीचे अंडरलाइन नहीं है, उससे ठीक पहले वाले शब्द में है, वाक्य में है, जो कि उस व्यक्ति की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है कि उस व्यक्ति ने कैसे कपड़े पहने हैं? पीले कपड़े पहने हैं। ठीक है, तो ये जो शब्द है ये भी क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, रोहन और अमित फल लेने बाजार गए, गया नहीं होगा यहाँ पे, गई होगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो क्योंकि 2 लोग हैं ना, तो यहाँ पे रोहन और अमित फल लेने बाजार गए। तो देखो यहाँ पर किसके नीचे अंडरलाइन है? जाना, गए, बाजार गए, ये क्या है? क्रिया है हमारी। ठीक है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? क्रिया पदबंध हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला छठा प्रश्न है हमारा, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? अब देखो वर्तनी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वर्तनी आपको बतानी है। तो देखो जब मैंने कहा था ना 4 ऑप्शन सेम टू सेम आपके पास आते हैं ना, तब आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसलिए ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है? कॉपी पेन लेना है, जो भी मैं यहाँ से आंसर बताऊँगी उसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करिए और उसको बार बार लिखिए, 10 से 12 बार, और उसी को अपने ध्यान में रखिए। बाकी जो अशुद्ध हैं उन्हें निकाल दीजिए, क्योंकि कई बार हम अशुद्ध को भी देख लेते हैं तो वो चीज़ हमारे ध्यान में रह जाती है। ठीक है, तो देखो 6 प्रश्न का आंसर ऐसे तो बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा, अनुग्रहित है ना, अनुग्रहित भी नहीं होगा, अनुग्रहित जब ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या है? बी, अनुग्रहित। ग्रह, ग्रह का मतलब होता है घर, जो गृह विज्ञान, जब हम ग्रह लिखते हैं ना, ग्रह, तो इसमें ये वाला री आ जाएगा। ठीक है, रॉ नहीं आता, री आता है अनुग्रहित में। ठीक, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न भी हमारा वर्तनी से ही है। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब बताइए कौन सा शुद्ध है? वीडियो पॉज कीजिए, ध्यान से देखिए और कौन सा सही हो सकता है। तो देखिए मैं बताती हूँ आपको, आध्यात्म ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, प्रामाणिक नहीं होता, ये भी गलत है, पारिवारिक भी नहीं होता, ये भी गलत है, आशीर्वाद शब्द यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा है। अब मैं इन तीनों को भी आपको शुद्ध करके बता देती हूँ कि इनकी वर्तनी कैसे शुद्ध होगी। देखो, अध्यात्म मूल शब्द है, अध्यात्म। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अध्यात्म जो शब्द है उसमें इक प्रत्यय जोड़ना है। अब मैंने जब भी बताया, एक प्रत्यय भी मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है आपको, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि एक प्रत्यय से अगर हम सीख लेते हैं एक प्रत्यय, तो इस तरह के जो प्रश्न हैं, वर्तनी हो चाहे किसी में भी हो, तो हम गलत कभी नहीं करेंगे। क्योंकि जिस भी शब्द में इक प्रत्यय जुड़ जाता है उसका पहला जो स्वर है वो दीर्घ हो जाता है और जो इक है वो यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अब ये प्रश्न ये क्या बन जाएगा? आध्यात्मिक। ठीक है, तो देखो अध्यात्म नहीं होता, जब आपके पास वर्तनी यहाँ क्या पूछी है? आध्यात्म पूछा गया है, तो आध्यात्म नहीं होता है बल्कि अध्यात्म होता है। ठीक, और जब इक प्रत्यय जुड़ जाएगा तब क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए इसके बाद दूसरा देखो, बी है प्रमाणिक, सेम ये भी वही है, प्रमाणिक नहीं होगा, प्रामाणिक होगा, क्योंकि प्रमाण शब्द है और उसमें इक प्रत्यय जुड़ गया है तो तब बन जाएगा ये प्रामाणिक। ठीक है, तो अभी इसका प्रामाणिक होना था, ये प्रामाणिक दिया हुआ है क्योंकि इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। देखो पारिवारिक नहीं होगा, यहाँ भी इक प्रत्यय लगा है तो ये क्या हो जाएगा? पारिवारिक हो जाएगा,
वारिक। ठीक है, तो इस तरह से इसको लिखा जाना था। तो इसलिए ये शब्द आपको मैंने बता रखे हैं, आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? तो अब बताइए शुद्ध वर्तनी कौन सी है? प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र, प्रेमचंद या प्रेमचंद। तो बिल्कुल ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेमचंद हो जाएगा। ठीक है, चंद्र नहीं होता, प्रेमचंद। जो मुंशी प्रेमचंद है ना, उनका नाम मुंशी प्रेमचंद है, न कि चंद्र। तो देखो अगर आपके पास ऐसा दिया हुआ हो प्रेमचंद तो भी ये सही होगा। ठीक है, क्योंकि देखो जो द है, जो आपको ऊपर बिंदी दिख रही है, वो नौ का ही प्रतीक है। ठीक है, तो जो आधा नौ है, चाहे ऊपर बिंदी लगी हुई है, एक ही बात होती है। ठीक, चलिए इसके बाद अगला हम देख लेते हैं, शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अब फिर बताइए, शुद्ध वर्तनी आप इस शब्द का तो अक्सर प्रयोग करते हैं, तो बताइए कौन सी है? बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, उत्तीर्ण सही लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का 10वां प्रश्न है, नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई हैं, सही का चयन कीजिए। अब देखो 36 जो है वो कैसे लिखा जाता है? बिल्कुल ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 अक्सर आपसे जो हिंदी में गिनती होती है वो पूछ ली जाती है, तो 36 इस तरह से लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब हमारा 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अभिजात का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान रखना, क्वेश्चन भी आपको पढ़ना है 2 से 3 बार, कैसे आप अपने प्रश्नों को उत्तर उनका सही कर सकते हैं। तो कई बार पढ़ने में ही मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो इसलिए आपको प्रश्न को भी ढंग से पढ़ना है। ठीक है, तो अभिजात का मतलब सबसे पहला आपको ध्यान रखना है, तो अभिजात का यहाँ पे एक पर्यायवाची नहीं है, बाकी 3 है। तो श्रेष्ठ का मतलब भी अभिजात होता है। अभिजात कहते हैं जो उच्च होता है, जो आचरण, उच्च आचरण कहें या उच्च कुल से कहें या ऊंचे वर्ग से संबंधित, तो उसे कहते हैं अभिजात। कुलीन को भी, जो कुलीन का मतलब अच्छे कुल से जन्मा, जो अच्छे कुल से होता है। ठीक है, और आर्य भी कहते हैं, आपने सुना भी होगा पौराणिक ग्रंथों में कि आर्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो जो उच्च कुल के थे तो उनको आर्य, श्रेष्ठ या कुलीन कहा जाता है। महीप इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी महीप जो है वो अभिजात का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, अब मुझे कमेंट करके लिखिए महीप किसका पर्यायवाची है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां हमारा प्रश्न है, शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है। फिर से आपसे पूछ रहा है, सभ्य, सुसंस्कृत, आदरणीय या विनीत। तो बताइए, बिल्कुल आदरणीय यहाँ पे शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है। शिष्ट का मतलब होता है जो सभ्य होता है, सभ्य व्यक्ति हम कहते हैं ना, तो शिष्ट पुरुष, सभ्य व्यक्ति जब हम बोलते हैं तो सभ्य भी वही होता है, सुसंस्कृत भी उसी को कहते हैं, विनीत भी उसी को कहते हैं, आदरणीय उसको नहीं बोलते हैं। आदरणीय दूसरा शब्द हो गया। ठीक है, जो आदर करने योग्य हो उसे हम आदरणीय कहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी। ठीक, 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अधर्म का पर्यायवाची नहीं है? फिर से नहीं है पूछ रहा है, अधर्म का। अनाचार, अधम, अपकर्म या अन्याय। तो अधम शब्द जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। कैसे होगा? अधम का मतलब होता है जो निचले दर्जे का कार्य होता है। अधम मतलब अपने स्तर से नीचे गिरना या नीचे के कार्य करना, उसे कहते हैं अधम। ठीक है, और अनाचार, अपकर्म, अन्याय ये सब एक ही अधर्म शब्द के पर्यायवाची हैं। तो अधम और अधर्म में अंतर होता है। ठीक, 14वां प्रश्न है, अमृत किसका पर्याय है? तो किसका है? बिल्कुल यहाँ पे 14 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अमी। अमी और अमृत एक ही है। अर्क, पयोधि, पय ये आपके इसके पर्यायवाची नहीं है। ठीक, चलिए इसके बाद आगे है 15वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची नहीं है। फिर से नहीं है पूछ रहा है, नभ, अभ्र, दिव या अक्ष। तो बताइए, अक्ष इसका पर्यायवाची नहीं है। किसका? आकाश का। अभ्र भी है, दिव भी है और नभ भी है, तो अक्ष इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 16वां प्रश्न है, वर्तनी जो वाक्य शुद्ध होते हैं, वर्तनी नहीं वाक्य शुद्धिकरण से। ठीक है, वर्तनी हम आगे पढ़ चुके हैं, अभी ये वाक्य शुद्धिकरण से है। तो आपके पास देखो इस तरह के बहुत प्रश्न बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है।
तो बताइए, इन 4 वाक्यों को बहुत ध्यान से पढ़िए और फिर अपना आंसर लगाइए कि कौन सा सही शुद्ध है। चलिए पढ़ लेते हैं। वह विलाप करके रोने लगी। क्या ये आपको सही लग रहा है? ध्यान से पढ़िए। बिल्कुल थोड़ा अटपटा सा तो लग ही रहा है। आगे भी 4 ऑप्शन पढ़ेंगे, फिर हम अपना आंसर तक पहुंचेंगे। कैसे पहुंचना है ये भी मैं आपको बता रही हूँ। उसका प्राण निकल गया। तो देखिए, ये तो बिल्कुल ही हमें गलत लग रहा है। कैसे? उसका प्राण, तो जो प्राण शब्द है ना, भले ही वो एक होता है, प्राण एक ही होता है ना हर व्यक्ति में, हर जीव में, लेकिन प्राण शब्द ऐसा है जो सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके प्राण निकल गए ऐसा होना था। जैसे हम हस्ताक्षर कहते हैं ना, आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, तो जो हस्ताक्षर होता है वो एक ही होता है, एक ही लिखते हैं, लेकिन हस्ताक्षर भी क्या है, बहुवचन में प्रयोग होने वाला है। आपके दर्शन हो गए, तो दर्शन शब्द भी क्या है, होता तो एक ही बार है, दर्शन मतलब देखना, लेकिन बहुवचन में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। तो वैसे ही प्राण शब्द, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव भले होते एक रूप में है, एक वचन में है, लेकिन प्रयोग जो है हमेशा बहुवचन में किए जाते हैं। तो प्राण शब्द क्या है, बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे इसका होना था उसके प्राण निकल गए। ठीक, तो ये तो हो जाएगा, कट जाएगा हमारा। इस समय उसकी उम्र 40 वर्ष है। तो क्या लग रहा है आपको, सही लग रहा है? देखते हैं आगे, थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है, अगला भी पढ़ लेते हैं। आपका सधन्यवाद सहित पत्र मिला। तो देखो, बिल्कुल ही अजीब सा लग रहा है, क्योंकि स का मतलब ही होता है सहित। आपका सधन्यवाद पत्र मिला, तो ये कट जाएगा। या तो ऐसा होना था, आपका धन्यवाद सहित पत्र मिला, या तो ऐसा होता, लेकिन 100 भी दिया हुआ है, सहित भी दिया है, तो 100 का मतलब ही सहित होता है। ठीक है, तो इसका ऐसे होना था, ये भी हमारा कट जाएगा। तो 2 तो बिल्कुल क्लियर हो गई, गलत है। वह विलाप करके रोने लगी। तो विलाप जो शब्द है ना, वो अपने आप में रोने की भावना को प्रकट कर रहा है। वह विलाप करने लगी या वह रोने लगी, एक ही शब्द है। रोना और विलाप करना एक ही बात है। तो या तो ये शब्द हो जाता या तो ये शब्द हो जाता, तो इसका मतलब ये भी गलत है। सी ऑप्शन जो है, इस समय उसकी उम्र 40 वर्ष है, ये सही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने प्रश्नों की पहचान, अपने उत्तर की पहचान करनी है। ठीक, बहुत छोटा सा अंतर होता है, लेकिन यही हमें देखना होता है ना। चलिए, 17वां प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार का है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? ध्यान रखना, सही नहीं है पूछ रहा है, यानी कि 3 वाक्य सही हैं, एक गलत है, तो वही वाक्य आपको पहचानना है। तो वो गलत वाक्य कौन सा हो सकता है, चलिए देख लेते हैं। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है। तो हम पहले सारे ऑप्शन देखेंगे, फिर हम अपना सही आंसर तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो सही वाक्य नहीं है पूछ रहा है, तो ये थोड़ा हमें ठीक ठाक लग रहा है। अगला भी पढ़ लेते हैं। एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में हरी घास चर रही हैं। ये भी ठीक लग रहा है, ठीक है, मतलब लग रहा है नहीं, 100% ठीक है, क्योंकि यहाँ जो बहुत सारे जानवरों का जिक्र हो रहा है, लेकिन लास्ट में क्या है, रही है शब्द का प्रयोग है, तो इसका मतलब ये बहुवचन, जो रही के ऊपर बिंदी दिख रहा है ना, तो ये बहुवचन का हमें ज्ञात करा रहा है, बोध करा रहा है। ठीक है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये भी सही लग रहा है। आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो देखिए, जब भी आपने देखा होगा शादी विवाह के जो कार्ड छपते हैं, तो वहाँ पे सौभाग्यवती नहीं लिखा रहता है, वहाँ पे जैसे कन्या का नाम होगा, तो आप ध्यान रखना, कई बार भी आपने देखे होंगे कार्ड, तो वहाँ पे आयु लिखा होता है। आयु का मतलब होता है आयुष्मती। ठीक है, तो हमें कैसे पता कि वो सौभाग्यवती है, क्योंकि विवाह अब होने जा रहा है ना, तो विवाह के बाद वो सौभाग्यवती होगी। तो इसलिए हम जब किसी अविवाहित या किसी को शुभकामना देने जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम आयुष्मती का प्रयोग करते हैं, न कि सौभाग्यवती का। ठीक है, ध्यान रखना। तो आपके कार्ड से ही आपको पता चल जाता है। इसका सिंपल सा मैंने उदाहरण दे दिया कि जो कार्ड होता है उसमें लिखा रहता है आयुष्मती, है ना। तो जो सौभाग्यवती है, ये शब्द यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर रहता आपकी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, तब हम इसको सही मानते, लेकिन सौभाग्यवती दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा शब्द। ठीक है, तो इस तरह से आपको शब्दों का भी ध्यान रखना है कि किस किस तरह से अशुद्धियाँ हो सकती हैं। ठीक, तो यहाँ पे
डी जो इसका ऑप्शन है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बाकी 3 बिल्कुल सही हैं। एक ही वाक्य है जो आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अब 18वां प्रश्न आपको ध्यान रखना है। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो बताइए, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ऐसे शब्द जब आपके पास आते हैं तो आपको क्या करना है, वाक्य परिवर्तन करना है। संतान, आपकी संतान बहुत अच्छी है। तो संतान जो शब्द है ना, वो हम भले स्त्री और पुरुष उसमें दोनों ही हो सकते हैं। संतान मतलब लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लेकिन उसको हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। आपकी संतान, आपकी संतान, तो की संतान जो आप देख पा रहे हैं तो वो क्या है, स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। ठीक है। शक्कर बहुत ज़्यादा गिर गई, बोलते हैं ना। सब्जी बहुत अच्छी बनी है, तो ये भी हो गया। आक्रमण बड़ा था, जैसे हम इसको वाक्य प्रयोग करें, बहुत बड़ा आक्रमण हुआ। तो आक्रमण जो शब्द है ये हमें पुल्लिंग का बोध करा रहा है। इसका मतलब बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न भी कुछ इसी तरह से है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। अब देखो यहाँ पे आपको वर्तनी भी ध्यान रखनी है और लिंग भी ध्यान रखना है। ठीक है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवयित्री, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि कई लोग आप देख पा रहे हैं कवि ऐसे लिखते हैं तो लोग सोचते हैं कि कवि का कवित्री, सीधे से ऐसे लिख देते हैं। ये वर्तनी गलत हो जाएगी, ध्यान रखना। कवयित्री हो जाएगा, य के ऊपर ई की मात्रा होगी, न कि व के ऊपर। ठीक है, तो कवयित्री हो जाएगा। अब आज के सेशन का हमारा लास्ट प्रश्न है, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो बताइए कौन सा इसमें सही है, औलाद, चाकू, बाजू या नाक। तो देखो, आपकी औलाद बहुत ऊंचाई पर जाएगी या आपकी औलाद बहुत मेहनती है, तो आपकी औलाद, औलाद शब्द भी संतान शब्द की तरह ही स्त्रीलिंग है, तो ये तो नहीं होगा। और दूसरा है हमारा चाकू, चाकू बहुत तेज चलता है, तो हम कह सकते हैं कि चाकू क्या है, पुल्लिंग शब्द है। आगे 2 ऑप्शन भी देख लेते हैं। उसकी बाजू बहुत लंबी है, तो इसकी बाजू, बाजू जो शब्द है वो स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। आपकी नाक बहुत टेढ़ी है, आपकी नाक बहुत छोटी है, बोलते हैं ना, तो नाक भी क्या है, स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द है चाकू। तो ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न। आपके 20 में से कितने नंबर आ रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर इस सेशन से संबंधित कोई भी आपके मन में डाउट है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। कैसा आपको ये सेशन लगा बताइएगा ज़रूर। और लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं, मैंने बताया। लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहें। नमस्कार।